अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 6 का। कल हमने लीज पर बात शुरू की थी, ठीक है। और क्वेश्चन 1 का हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाया था और जर्नल एंट्रीज कर ली थी, और फिर एक्सट्रैक्ट्स बनाने शुरू किए थे, लेकिन चूंकि एंड पे बन रहे थे तो मुझे थोड़ी सी उससे तसल्ली नहीं हो रही थी, ठीक है ना। तो स्केड्यूल फटाफट बनाएंगे मेरे साथ आप लोग मिलके, उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट दोबारा बना के साथ ही नोट भी बनाकर लेसी की लीज को एक साइड पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लेसी की लीज के अंदर बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं, वो 1 बाय 1 करते जाएंगे। जैसे एनुअल है रेंटल, तो सेमी एनुअल हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन की डिस्कशन है, फिर छोटी छोटी चीज़ें इसके अंदर आती जाएंगी। लेकिन अगर बाउंड्री देखी जाए तो लेसी की 2 तरह की लीजेज होती हैं। जो मेन लीज है, थर्ड टेस्ट भी होती है, वो यही है जो कल स्टार्ट की थी, ठीक है। तो वर्किंग ऑन लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स कितनी थी जी? 130 था आई थिंक, कराया है ना। 130 इंटू 4 कितना था जी? 520। तो मिलियन में था आई थिंक ये। चलो ठीक है, वर्किंग है, जाने दो। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स हमने निकाली थी। हमने कहा था जी, अच्छा अब एक और तरीका, एक है टाइमलाइन बनाना ना। टाइमलाइन बनाने से टाइम थोड़ा सा ज़ाया भी होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने स्केड्यूल बनाना ही है उसी के पहले 2 कॉलम लिख लेंगे, तो वो टाइमलाइन ही होती है ना। शुरू में हो सके उस तरह से डायरेक्ट डिस्काउंटिंग सही, तो कोई बात नहीं, शुरू में टाइमलाइन बना भी सकते हैं। वैसे बनी हुई है ना सामने ही, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। किधर बनी हुई है? ये। लेकिन मैं कह रहा हूँ इसकी रिप्लेसमेंट क्या है, आपकी वर्किंग नंबर 2। तो मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने से पहले लीज अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल के पहले 2 कॉलम बना लेता हूँ, डेट और इंस्टॉलमेंट। कल क्लास भाई फिर रूम मंडे से ना क्लास रूम 7 में हमारी मूव कर दें फिर, ठीक है। ओके, सुन लिया है? अच्छा, अब अगले 2 कॉलम्स फिलहाल ना बनाएं, ठीक है। किस दिन लीज कमेंस हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी? 1 जनवरी 10। किराए एडवांस में है या एरियर में? एडवांस भी हो सकता है, होगा आज इंशाल्लाह, आज वही होगा, ठीक है। खैर, तो फिलहाल तो 31 दिसंबर 10 पर 130 रुपए, फिर 31 दिसंबर 11 पर, फिर 31 दिसंबर 12 पर, और फिर 31 दिसंबर 13 पर। 4 किराए थे ना। अब अगर आप देखें तो ये भी टाइमलाइन ही तो है, यही टाइमलाइन ऐसे बनी हुई है, लेकिन इसको बनाने में तो टाइम ज़ाया हो जाता है ना। यही टाइमलाइन हमने, स्केड्यूल तो बनाना ही था। बाहर कोई ज़रूरी नहीं, अल्लाह माफ़ करे, आपने लाजमी किया नहीं, समझ भी नहीं आ रही फिर भी नहीं बना रहे, बना लीजिए, कोई मसला नहीं, छोटी सी वर्किंग में ऐसा मसला भी नहीं है, ठीक है। आ जाए, अब हम खड़े हैं 1 जनवरी 10 पे, लीज कमेंस हो रही है 1 जनवरी 10 पे। तो 1 जनवरी 10 पे हमें प्रेजेंट वैल्यू चाहिए अपनी लीज पेमेंट्स की। अब लीज पेमेंट्स स्केड्यूल में नजर आ रही हैं आपको, 4 हैं और एरियर में है। इसका मतलब इन चारों को वापस बुलाना है, अलग अलग करके बुलाएं। आपका पहला दिन तो नहीं, देख लो फिर, समझ आ रही है कैसे? थोड़ा सा बड़ा सा चले जी। अच्छा, अब इनको आपने अलग अलग बुलाना है या इनको सेम कैश फ्लो, सेम इंटरवल, एक से ज्यादा कैश फ्लो हैं तो एनवीडी के फॉर्मूले से भी बुला सकते हैं। तो क्या करें, एनवीडी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। तो 130 इंटू 1 माइनस, अब रेट क्या है सवाल में? 1 रेज टू पावर माइनस। अब यहाँ पे 4 साल ले लेंगे, ठीक है ना जी। 4 साल नहीं लेने, ठीक है, इत्तेफाक से यहाँ पे सालाना कराए हैं, लेकिन हमने नंबर ऑफ कराए जितने आ रहे हैं इस एंड में वो लेना है, नंबर ऑफ रेंटल्स, नंबर ऑफ कैश फ्लोस। ओके, तो कितने कराए हैं? -4 आ गया, डिवाइडेड बाय, कल जीत गए ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम कन्विंसिंगली जीते हो, है ना? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, एक बार ऐसा ही लगता है लो जी गए हैं। तो हमारे भाई वो भी हमारी तरह के हैं, देख लो, सारा टूर्नामेंट अच्छा खेल के आए और
अब इतवार को फिर टेंशन है, टाइम आया वो कभी कभी हो भी जाता है ऐसे ही, कुब्बे वाली लत लग जाती होंगी कभी, मुश्किल मौजदा। अच्छा जी बताएं 412। नाउ दिस 412 इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ये हमारी लीज, बल्कि यूं बोलना चाहिए ये लेसी के सवाल में जो नॉर्मल लीज है, कोई अब नॉर्मल भी होती है, हमें क्या पता लीज के एंड पे लेसी पढ़ लेंगे, लेसर पढ़ लेंगे, फिर एंड पे जाके आप ख्याल आएगा ओहो लेसी की भी कोई एक और तरह की लीजेस होती हैं, एक और तरह की क्लासिफिकेशन है, वो फिर एंड पे देखेंगे। इसलिए इसका मतलब लेसी की बस एक ही लीज है, समझ लें, ठीक है ना। तो लेसी की लीज हो, अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, ठीक है जी। तो इस इंस्टॉलमेंट को तोड़ लेंगे हम, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बैलेंस। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट यहां पर लिखा करेंगे 412, पहली लाइन खाली, ठीक हो गया। क्विकली बनाना है। अच्छा, अब अगर आज आप लोग इजाजत दें तो राउंड कर लें जरा, है अगर मैं पॉइंट्स ना यूज करूं तो इजाजत है? चले शुरू हो जाओ फिर। 412 इंटू 10%, 41, 89, 323, 32, 98, 225, 5 कैसे? अच्छा इसमें से ये माइनस हो, ठीक है। अच्छा सुने, एक बात सुने, अभी चूंकि इब्तदाई इश्क है इसलिए मैं फिर भी पूरा लेजर ये स्केड्यूल पूरा बना रहा हूँ, वरना जितनी सवाल में ज़रूरत हुआ करेगी ना उतना बनाया करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी चूंकि वो हमें सही से समझ नहीं है कि कितनी ज़रूरत होती है, इसलिए फ़िलहाल पूरा बना लें। ओके जी। 23, 107, 118। अब 130 में से वैसे 118 माइनस करें तो कितना आता है? तो बस 12 लिख देना। लो आज तो 0 भी हो गया, राउंड कर दिया था, तो राउंडिंग का डिफरेंस आ रहा था कल, कोई नहीं मसला। ले जी, अब यहां तक कोई मसला है तो बताएं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये लेसी की अकाउंटिंग सीख रहे हैं ना, तो लेसी की अकाउंटिंग में सबसे पहला काम वर्किंग वन में लीज पेमेंट्स लेते हैं। अभी लीज पेमेंट में सिर्फ वो इंस्टॉलमेंट्स हैं जो लेसी लेसर को पे करता है, इसमें कुछ और चीज़ें भी आने वाले दिनों में आ जाएंगी लीज पेमेंट के फॉर्मूला में, वह एक एक करके ऐड करते रहेंगे, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अगली बात, पहली एंट्री हमने जो की थी, मैं जो कि अब मैं नहीं करने लगा, वो एंट्री क्या थी 412 से? अच्छा कुछ बच्चों ने कल छुट्टी की है, मुझे अब नजर आ रहे हैं चेहरे, हाथ खड़ा करें जरा, 1 2 3। आपने बेटा छुट्टी नहीं की थी? आपने इधर से आपने ले लिया, छुट्टी तो की थी ना, हाथ तो खड़ा करो ना, शक्लें तो नजर आ रही ना मुझे अब यार। यहाँ पे अब का परसों मंडे से ना जो रूम नंबर 7 में सोटी रखो मेरी वहाँ पे, ये गोस्ट ऑफ लेग्स हैं, ऐसे नहीं मानेंगे टॉक्स के साथ। क्यों छुट्टी की? समझ आ रही है क्यों छुट्टी की? इधर से हो, क्यों छुट्टी की? और किसने छुट्टी की थी? इनके अलावा और किसने? इधर हाथ खड़े हुए थे 2-3, क्यों छुट्टी की? वजह ही कोई नहीं, क्यों छुट्टी की? मैच तो रात को था, क्यों छुट्टी की? सेट कर दूंगा मैं तबीयत तुम्हारी। बेटा प्लीज FIR2 में सिर्फ छुट्टी नहीं करनी, ठीक है ना। ये कनेक्शंस हैं, कनेक्टिंग लिंक्स हैं। चलो शुरू में 1-2 दिन बच्चों ने कहीं ना कहीं, हर दफ़ा को पिछली बार शुरू किया था फिर ये पेपर छोड़ के कोई और रख लिया, ऐसे कुछ बच्चे बैठे थे, तो ये 1-2 दिन है बस, चले जाएंगे। अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही बनकर बड़ा सवाल बनेगा। मैंने आज एक पास पेपर अगर पहुंच गया वहाँ तक आपको होमवर्क में दे देना है, कराऊंगा मंडे को, सारा सैटरडे संडे खप के आएंगे उसके साथ, पता नहीं क्या करेंगे, अल्लाह करे वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। चलें जी वापस आए, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से लीज लायबिलिटी बुक होना होता है, लेकिन चूंकि अभी फिलहाल और कोई और चीज है नहीं, तो हमारी डबल एंट्री ही इसी अमाउंट से हो गई थी। पहली एंट्री हमने कल क्या की थी, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट लीज लायबिलिटी। अब लीज लायबिलिटी में तो पीवी ऑफ एलपी ही आता है सिर्फ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट ही आता है सिर्फ, लेकिन राइट ऑफ यूज में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं
जो कि शायद 2-3 दिन आज भी ना आए, शायद मंडे को जाकर कोई एक आधी चीज़ आए, शायद उस दिन भी ना आए, लेकिन मैंने आपको पहले दिन ही फॉर्मूला उसका लिखवा दिया था ताकि जब जब चीज़ें आती जाएं बीच में फिट होती जाएं। तो एक वर्किंग एडिशनल हम यहाँ पर कर लिया करते हैं, और वो वर्किंग क्या है जी? कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज। जी क्या है इसका फॉर्मूला? ये अगर आप गौर करेंगे ना, तो एक चीज इसमें अभी मैंने नहीं पढ़ाई, शायद वो आज पढ़ाऊं भी ना, कहीं एंड पे जाके पढ़ा दूंगा, वरना जो आज आपको हैंड आउट मिलना है ना, उसके अंदर स्टैंडर्ड की अंग्रेजी लिखी हुई है, जिसमें स्टैंडर्ड ने लिखा हुआ है कि राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है। तो वो यही चीजें इंशाल्लाह आपको पहले से ही यहाँ पे डलवा दी। एनीवेज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, IDC, PV ऑफ डिसमेंटलिंग। एक और चीज है, बस वो छोड़ो फिलहाल। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तीनों चीजें जो हैं, ये कभी भी वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं आएंगी। वर्किंग 1 क्या है? लीज पेमेंट। वर्किंग 2 क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। देसी जबान में बात करें तो ये सिर्फ वो अमाउंट है जो लेसी ने लेसर को देनी है। क्या इंस्टॉलेशन लेसी लेसर को दे रहा है? हम मशीन बैंक से लीज पर लेकर आए, हमने मिस्त्रियों को इंस्टॉलेशन कॉस्ट देनी है या बैंक को जाकर देनी है? हमने वकील को IDC पे करनी है या बैंक को पे करनी है? बोलो। जब कैसे बैंक को, वकील को? अच्छा, हमने जब लाइफ के एंड पे इसको डिसमेंटल करना है, डी इंस्टॉलेशन करनी है, तो वो पैसे मजदूरों को देने हैं या बैंक को देने होंगे? तो ये जितनी चीजें हैं, ये जो चीजें राइट ऑफ यूज में ऐड हुई हैं, ये दरअसल बाहरों बाहर जर्नल एंट्री में जाने वाली चीजें, वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं आएंगी। मतलब जर्नल एंट्री में क्या जर्नल एंट्री इनकी, इन सब की एंट्री यही है: राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, कैश क्रेडिट, राइट ऑफ यूज डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। सीखेंगे इंशाल्लाह। वर्किंग 1 वर्किंग 2 में ये कभी नहीं आएंगे, लेकिन अभी 1-2-3 दिन पता नहीं कब तक इनमें कोई एक एक करके चीजें आएंगी। ये तो मैंने वैसे ही एडवांस ही बुकिंग कर ली आप लोगों की। अभी तो सिर्फ क्या चीज आ रही है राइट ऑफ यूज में? लीज लायबिलिटी की प्रेजेंट वैल्यू। आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन हमने तैयारी पहले ही पकड़ ली। 412। ठीक है जी। तो ये हमने डबल एंट्री पास की थी। अब डबल एंट्री यूं नहीं पास करनी, ये नहीं, यूं नहीं बोलना, ये यूं नहीं बोलना राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, बल्कि यूं बोलो ना, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ये लीज लायबिलिटी का स्केड्यूल है, लायबिलिटी का, लोन का स्केड्यूल है, किस्तें पे हो रही हैं, प्रिंसिपल भी है उसमें, इंटरेस्ट भी है उसमें। ओके चले। अच्छा, अब ये तो हो गया, एंट्रीज हो गई, कोई मसला। पहली एंट्री हुई थी राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, दूसरी एंट्री हुई थी पेमेंट की थी तो लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तीसरी एंट्री हुई थी राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कोई मसला। दूसरे साल में भी ऐसे ही हुआ था। फिर हमने एक्सट्रैक्ट्स बना लिए थे, लेकिन दोबारा जरा बना लेते। ठीक है, नाम क्या है इसका? BTL MTL? MTL। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 1। अच्छा, MTL PNL के एक्सट्रैक्ट्स, ये सारी बातें याद रखने से ताल्लुक रखती हैं। सवाल में वो एक्सट्रैक्ट्स भी मांग लेता है, जर्नल एंट्रीज भी मांग लेता है, उसकी मर्जी की बात है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट्स बनाने आने चाहिए ना, जर्नल एंट्रीज की मोहताजी तो ना हो। तो PNL के एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे, और फॉर द ईयर एंडेड 10 और 11 था, तो 10 और 11। मिलियन में डेटा है ना, तो यहां पे ऊपर लिखने हम रुपीज इन मिलियन। ले जी, PNL के अंदर लेसी का सवाल हो तो PNL के अंदर क्या क्या जाता है? राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन, लीज लायबिलिटी का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन, ये दो आइटम्स PNL में जाएंगे। अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर एक्सट्रैक्ट्स में बनाना चाहूं तो 2011 और 2010। हाँ जी, तो बैलेंस शीट के अंदर लेसी का सवाल हो तो बैलेंस शीट के अंदर क्या जाएगा? राइट ऑफ यूज, बुक वैल्यू जाएगी इसकी, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू, और लीज लायबिलिटी आएगी।
और अगर इंटरेस्ट वगैरह पे ना हुआ हो तो हाँ वो भी पेएबल आएगा, लेकिन वो अभी इस सवाल में तो नहीं है। इससे अगले में भी थोड़ी प्रैक्टिस इसकी और पक्की कराऊंगा, नहीं है उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब तरतीबवार चलते हैं। सबसे पहले सबसे आसान काम कर लिया करो। सबसे आसान काम राइट ऑफ यूज, उसकी डेप्रिसिएशन और उसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में शो करना, ये सबसे आसान काम हुआ करेगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज 2010 के लिए राइट ऑफ यूज कितना आया था जी? ये 412। तो 412 वर्किंग नंबर 3 से हमारे पास आ गया। ईयर एंड आया तो इस 412 की डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने। तो डेप्रिसिएशन ऑफ राइट ऑफ यूज ये हमने निकाली थी ऐसे, 412 डिवाइडेड बाय 4 साल। ये साल क्या यूजफुल लाइफ लेनी है, लीज टर्म लेनी है, ये डिस्कशन इंशाल्लाह आज करेंगे। डिवाइडेड बाय 4 था ना, लेज क्या आंसर आया था? अब इधर देखो 103 की डबल एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। कितना? 309। आसान मुश्किल? आसान काम। नेक्स्ट दूसरी चीज क्या आती है जी? लेसी के सवाल में इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस और बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी। नंबर 1 इंटरेस्ट एक्सपेंस कैसे निकाला था? हाँ, जिन्होंने फिंगर थंब अप्रोच बोला दिल जीत लिया उन्होंने, ठीक है। फिंगर थंब अप्रोच हमारे स्केड्यूल से ही सब कुछ आ रहा है। तो फिंगर थंब अप्रोच हमें बताएगी हमारे साल का इंटरेस्ट कितना है। हमारा साल कौन सा है? शुरू कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है? तो 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक ये पीरियड पड़ा है। इसका इंटरेस्ट के कॉलम में आकर देखा तो ये 41। अब दो बातें यहां से पता लगी। पहली बात, 41 रुपए 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 तक का इंटरेस्ट है। दूसरी बात, 31 दिसंबर 10 की शाम को पे भी हो गया है, क्योंकि ये क्या है 130 रेंटल पे हुआ है। नीनो तो नहीं आ रही? हाँ अच्छा जी, मुझे ऐसे लगा। पक्की बात, मैच देखा था कल? थोड़ा थोड़ा देखा था। अच्छा, होमवर्क से ज्यादा मैच पूछते हैं ना। होमवर्क किया था? होमवर्क था क्या? बस ओहो, चलो ठीक है करते हैं। अच्छा जल्दी वापस आओ जी। ये 31 दिसंबर 2010 को हमने 130 रुपया पे किया। इस पेमेंट के अंदर कुछ प्रिंसिपल और कुछ इंटरेस्ट पे हुआ। तो दो बातें पता लगी हमें, एडवांस वाले सवाल की तैयारी करा रहा हूं। दो बातें पता लगी हमें यहां पे। एक तो 41 रुपीज का जो इंटरेस्ट है ये 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10 हमारे साल का इंटरेस्ट है, और दूसरी बात हमारे साल के आखिरी दिन के सामने नजर आ रहा है, मतलब पे भी हो गया है। इसीलिए बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेएबल नजर, पूरे 130 की किस्त पे हुई ना, उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, इसीलिए तो बैलेंस शीट में सिर्फ ये वाला लायबिलिटी का बैलेंस नजर आने लगा था। खैर चले छोड़े, वो बाद में करते हैं। तो ये जनाब हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो यहां पर आए हम इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इसके लिए हमने वर्किंग 2 को रेफर कर दिया, ठीक है। और इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 41। और अगर ये पे ना हुआ होता तो करंट लायबिलिटीज में इसका पेएबल नजर आ जाता, पर पे हो गया इसलिए कोई मसला नहीं। गॉट इट? चलें आगे। नेक्स्ट, और क्या रह गया जी? लेसी का सवाल हो तो बैलेंस शीट में जाने के लिए, इनकम स्टेटमेंट में तो चला गया ना जो जाना था, बैलेंस शीट में क्या जाता है? लीज लायबिलिटी। लेकिन मसला क्या है? किस्तें। अगर किस्तें हैं तो लायबिलिटी सारी की सारी नॉन करंट भी नहीं है, सारी की सारी करंट भी नहीं है। तो इस काम के लिए अब ये याद रखना है किस काम के लिए क्या करते हैं। राइट ऑफ यूज और उसकी डेप्शन के लिए हम कोई नहीं स्केड्यूल की तरफ आते, हमें कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज चाहिए होती है, और लाइफ फिलहाल लीज टर्म ही थी, वो डिस्कशन अभी आज करनी है। डेप्शन हो जाती है पीएनएल के अंदर, और बैलेंस शीट के अंदर राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू भी आ जाती है, ठीक है। दूसरा काम लीज लायबिलिटी की तरफ आए। इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में जाना होता है, बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए फिंगर थंब अप्रोच, और लीज लायबिलिटी को निकालने के लिए
तो कहाँ लाइन, यहाँ लाइन लगा दूं, ले लो लाइन लगा, लाइन लाइन नहीं, पूरी बात करो। अपने साल के आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है, अपने साल की आखिरी पेमेंट के लिए। आखिरी पेमेंट इसलिए बोल रहा हूं कि अगर सवाल सेमी एनुअल का, क्वार्टरली का, मंथली रेंटल्स का आ गया तो क्या करोगे, पहली के नीचे लाइन लगा दोगे? नहीं, जो हमारे साल के अंदर आखिरी पेमेंट उसके नीचे लाइन लगाओ, क्योंकि असूल क्या बनाया था, लाइन से ऊपर पेड, लाइन से नीचे पेड। ठीक है, चलो। तो 31 दिसंबर 10 हमारा ईयर एंड है, तो यहां पे हमने कल क्या कर लिया था, एक लाइन लगा ली थी। अब लीज लायबिलिटी कहां पड़ी है, ये है ना लीज लायबिलिटी? नहीं, लीज लायबिलिटी ये है, नहीं, लीज लायबिलिटी ये है, क्योंकि लीज लायबिलिटी में क्या रिकॉर्ड किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पे। पक्का करो अब इन बातों को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये अनडिस्काउंटेड फिगर है, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंटेड फिगर ये है लीज लायबिलिटी, ये है लीज लायबिलिटी। पीवी ऑफ एलपी है, चेक करो, ऐड करो इनको ऐड करो जरा, इसको ऐड करो जरा, 12 नहीं आ रहा, 11 आ रहा है। तो बेटा ये है हमारी लायबिलिटी जिसको हमने तोड़ के लिखा हुआ है। ओके, सही है, सही है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, इसको यहां पे रखा। प्रिंसिपल क्या कहा था मैं, 130 में से इतना प्रिंसिपल पे हुआ तो इतना प्रिंसिपल बचा, फिर इतना प्रिंसिपल पे हुआ, ये सिर्फ 412 की वर्किंग चल रही है सारी। ठीक है, तो लीज लायबिलिटी एसिड के पैसे कितने हैं, 412। वो तो फिर क्योंकि एसिड उधार पे है, एक तरह से लोन लिया हुआ है, तो जितने अरसे बाद पे कर रहे हैं उतने अरसे के उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए वापस आए। तो बात क्या हो रही थी, ये है वो लीज लायबिलिटी, प्रिंसिपल वाला कॉलम। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर देखो, लाइन से ऊपर पेड है, नीचे सारे का सारा क्या है, पेएबल। अब साल के शुरू में हमारे ऊपर कितनी लायबिलिटी थी, 412 की, लेकिन साल के एंड पर हमने एक किस्त पे की जिसमें से 412 में से 89 रीपे हो गया, तो बकाया कितना पेएबल है अभी, 323। इस 323 में मसला क्या है, ये पूरे का पूरा नॉन करंट में भी नहीं आ सकता और करंट में भी नहीं। तो इसके लिए फिर हमने क्या कहा था, हमने कहा था जी यहां खड़े हैं हम 31 दिसंबर 2000, ये आपका पाँव इधर, 31 दिसंबर 2010 पे आपका पाँव ऐसे करके आपने रखा हुआ है। अब 31 दिसंबर 2010 पे खड़े होकर आप क्या देखेंगे, 31 दिसंबर 11 तक एक साल, ये करंट पोर्शन है। ठीक है, तो 31 दिसंबर 10 पे खड़े होकर आपने देखा तो 31 दिसंबर 11 तक सिर्फ एक ही है, अगली तो 12 में चली जाएगी। 31 दिसंबर 11 तक ये एक पेमेंट होती नजर आ रही है, तो ये करंट पोर्शन है। ठीक है, तो 98 यहाँ पे आए हम, 11 की जगह मैंने छोड़ दी। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में लीज ऑब्लिगेशन या लीज लायबिलिटी जो भी लिख दो, वर्किंग नंबर 2 चल रही है ना, और उसके बाद करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, ये भी वर्किंग 2 से ही हम निकाले। ठीक है, अब करंट पोर्शन में क्या आएगा जी, 89, 98 है, ट्रांसपोजिशन एरर कहते हैं इसको, 98। ठीक है, अब जो नॉन करंट पोर्शन है उसको निकालने के 3 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, अगर यहां खड़े होकर ये करंट है तो ये अगले दोनों क्या है, नॉन करंट। तो ऑप्शन 1 क्या है, 107 प्लस 118 इज इक्वल टू 200। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या है, जैसे बचपन में किया करते थे, उस वक्त स्केड्यूल नहीं ना होता था, तो हम कहते थे अगर टोटल लायबिलिटी 323 है और 89 करंट है तो फिर बाकी क्या है, तो ऑप्शन 2 क्या है, 323 माइनस 98 कितना। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, जब हमने स्केड्यूल बना लिया है तो जिंदगी इतनी आसान है। जब हमने लाइन लगा ली तो ये हमारा करंट पोर्शन है और ये क्या हुआ करेगा, नॉन करंट। तो इतना टाइम ज़ाया हम नहीं करेंगे। कल ये बताने लगा था फिर टाइम नहीं था, मैंने कहा चलो जान दो। ठीक है, तो 225। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे कहा था अगला साल आपने पूरा कर लेना है एक्स टैक्स का। चल
लें जी, तो 10 इज ओवर, 11 आ गया, तरतीब पे चलते हैं। फिर 11 के अंदर फिर क्या होगा जी, अगले साल राइट ऑफ यूज तो ऑलरेडी आ चुका हुआ, उसकी डेप्रिसिएशन है, स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्शन है तो वर्किंग सेम ही रहेगी, 103 रुपये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया। लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट होती है, तो 412 तो पहले साल ही, उसमें से 103 पिछले साल वाला और 103 इस साल वाला माइनस होगा एज ऑन 31 दिसंबर 11। ये भी कर सकते थे, 309 में से 103 माइनस कर देते, आंसर तो सेम ही आना था, कितना, 206। नेक्स्ट स्टेप पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस लेकर जाना है, लाइन की जरूरत नहीं होती उसके लिए, फिंगर थंब अप्रोच की जरूरत होती है। पीएनएल के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस लेके जाना है और बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी। इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए फिंगर थंब अप्रोच, लीज लायबिलिटी के लिए अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन। ये है एलएससी की लीज बस। अब इसमें बदलता रहे वो चीज़ें, वो सेमी एनुअल करे, क्वार्टर करे, मंथली करे, वो एडवांस करे, वो एरियर करे, वो साल अलग कर ले, ईयर एंड और लीज का ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट कर ले, जो मर्जी करता रहे। अकाउंटिंग यही है बस, यही वर्किंग है, यही जर्नल एंट्रीज हैं, यही इनकम स्टेटमेंट है, यही बैलेंस शीट है। बस थोड़ा क्रिटिकली सोचना पड़ जाता है चीज़ों को, थोड़ा सा। जिंदगी आसान है, ओके। FR2 सबसे आसान है, सच्ची मुच्ची। जी भाई, असल में ना बेटा, इंटरेस्ट का पे होना वक्त गुजरने, इंटरेस्ट की लायबिलिटी वक्त गुजरने के साथ एक्रू होती है। आप कभी ऐसा हुआ हो कि आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया हो, कभी ऐसा सवाल जिंदगी में किया, FR2 में पहुंच गए, मतलब CR में पहुंच गए, सॉरी FR2 ठीक है, अच्छा CR में पहुंच गए हो, तो कभी आपने ऐसा लोन देखा हो कि आपके इस सवाल में आ रहा हो कि जी लाख रुपए का लोन लेने गए, तो बैंक वालों ने कहा ठीक है लाख रुपया लोन पकड़ो और अगले 10 साल के लिए जो लोन है उसका इंटरेस्ट जो है ये भी 10-15 हज़ार रुपये इंटरेस्ट भी अभी दे दो, जमा करा दो 10 होता है ऐसे? क्या आप पहले ही दिन जिस दिन लोन लेने गए, क्या उसी दिन अगर आप लोन वापस कर दें तो क्या अगले 10 साल का इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ता, क्योंकि इंटरेस्ट का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ, वक्त गुजरेगा तो इंटरेस्ट की लायबिलिटी अक्रू होगी। आप यूं समझे ना, ये एसेट नहीं आया, यूं समझे ये लोन आया, ये 412 रुपए का लोन आया, लोन लिया ना, पैसे नहीं लिए ना, एसेट ले लिया उधार पे, तो लोन हो गया ना। तो ये लोन आया, आज ही ये एसेट वापस कर दो, तो बैंक वाले क्या कहेंगे, ये 412 भी दो और वो जो कल इंटरेस्ट निकाला था, कितना निकला था पता नहीं है, 108 रुपए का इंटरेस्ट भी दो। ऐसा नहीं होता। अच्छा, आप 1 साल गुजार लिया, 1 साल बाद आपने 89 भी पे कर लिया, 41 भी पे कर दिया, अब आप इस साल के एंड पे को यार मेरा ज़हन बदल गया यार, बस नहीं अच्छा नहीं है ये, क्या यार बस लीज कैंसिल करो, तो बैंक वाले क्या कहेंगे, ये पैसे लेंगे या अगले साल वाला इंटरेस्ट, को पेनल्टी तो डाल सकते हैं पर इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट का ताल्लुक है वक्त गुजरने के साथ। आपने बैंक का पैसा जब इस्तेमाल किया तो इंटरेस्ट एक्रू हुआ, फिर वो पे किया, पहले ही दिन कैसे इंटरेस्ट की लायबिलिटी बुक कर ले। अब बात समझ आई? इसलिए प्रेजेंट वैल्यू पे हम लीज की, एसेट के, बेसिकली एसेट के पैसे होते हैं, इसीलिए वो नजर भी आ रहा था आपको फेयर वैल्यू के बराबर ही था। यही 412 का एसेट आपको बाजार से मिल जाना था कैश में, आपने बैंक से उधार पे ले लिया, तो बैंक से आपने क्या लिया, ये समझो लोन लिया। तो ये वो पैसे हैं जो बैंक के आप अभी, मतलब अगर आज एसेट, आज ही लीज कैंसिल करो तो एसेट वापस करना पड़ेगा आपको, या इस एसेट के पैसे इकट्ठे देने पड़ेंगे आपको, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा अगले सालों का, वो तो जब गुजरेगा वक्त तभी आएगा। गॉट इट? क्लियर है सबको? अच्छा सवाल था भाई का। अच्छा जी, अब कहां थे हम? हाँ, इंटरेस्ट के लिए क्या चाहिए हमें, फिंगर थंब अप्रोच। हमारा साल कौन सा है जी? यकम जनवरी 10 से 31 दिसंबर 11 वाला साल है, ठीक है। तो ये तो 10 वाला साल हो गया, हाँ 31 दिसंबर 10 के बाद आएगा ना यकम जनवरी 11, तो ये हमारा रेलेवेंट ईयर है। इसके सामने आकर देखा तो ये, अब देखो ये तो पिछले साल का इंटरेस्ट है। एडवांस वाला सवाल जरा मुश्किल है, ये तो बहुत आसान है। ये पिछले साल का इंटरेस्ट था, इस साल का इंटरेस्ट, इस साल का इंटरेस्ट एक्रू हुआ, पे भी हो गया, साल का इंटरेस्ट। अगर ये ना पे हुआ होता तो बैलेंस शीट में पेबल आता, अगले सवालों में आ जाएगा इंशाल्लाह। ओके सही है। तो 32 रुपीज क्या है जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब क्या रह गया, लीज लायबिलिटी, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। लग गई लाइन? 31 दिसंबर 11 पे खड़े हैं, 31 दिसंबर 12 तक करंट,
बाकी बगैर करंट। तो 107 और 118। ऐसे ही सीनियर्स डराते रहते थे, लीज देखोगे ना पता लगेगा। सवाल पर्चे में आया, समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी लीज है। बच्चे कह रहे थे ना, वो देखेंगे सवाल, जब उसकी बारी आएगी तो हम भी देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हैं? होता रहे, कोई मसला नहीं। आपको जो समझ आई आप कर आए, आप पास ठहरेंगे इंशाल्लाह। फिर सारे पर्चे के सारे सवाल भी ऐसे नहीं होते, और पर्चे में 50 नंबर वाला पास है, 101 नंबर वाला पास नहीं है। ओके, दिलेर होके रहो। अच्छा, ये पर्चा तो लाजमी आपका पास होगा इंशाल्लाह, और कोई हो ना हो, अल्लाह करे सारे हो। मतलब कहने का ये है कि ये बहुत आसान है। अच्छा, मुश्किल तो सीए है ही नहीं। सीए में तो आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन वो लाजमी पास हो जाएगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। वो उसके बारे में वो ऐसा सब्जेक्ट है कि रिजल्ट तक अल्लाह चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरे साथ लॉ लगाए रखे। दुआ करें, दुआ। अच्छा जी, ले जी, कोई मसला यहां तक? अच्छा, अब नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। भाई सोच कर बताओ कि कौन कौन से नोट्स इस टॉपिक में हमें लेसी का सवाल हो तो बनाने पड़ सकते हैं। सोच के बताना है। तो सर हमें को पहले बताएंगे तो हम सोच के बताएंगे ना, है ना। हम तो लाइन के बैगर्स हैं, खुद से तो नहीं सोचते। भाई देखो, एक बात बताता हूं, बल्कि एक बात दिखाता हूं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पैकेजेस। कंपनी कौन सी है, ऊपर देख लो नाम। ले जी, लिस्टेड कंपनीज है ना, कोई भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाकर देख लें, वेबसाइट के ऊपर उनके अवेलेबल होती हैं, कोई भी डाउनलोड कर लें। ये पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इनमें ये बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल पोजीशन, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, याद है पढ़ के आए हो। इंटेंजिबल फाइनल पढ़ोगे, ये यहीं पे पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक है, इधर देखो क्या आ रहा है, राइट ऑफ यूज। यही बायोलॉजिकल एसेट भी होता है, अगर इन्होंने गाय भैंसें भी रखी होती तो। ठीक है, ओके, वो भी अब आप नहीं पढ़ेंगे। एनीवेज, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, राइट ऑफ यूज बिल्कुल वैसा ही है। इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, तो जैसे पीपीई का नोट बनता था, मजे की बात, बिल्कुल वैसा ही नोट राइट ऑफ यूज का भी बनेगा। ओन्ड एसेट था, ये लीज्ड एसेट, वो ओन्ड एसेट था, ये लीज्ड एसेट। ठीक है, तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एमटीएल, नोट्स टू द फाइनेंशियल में जनाब फॉर द ईयर एंडेड, ये मैं जरा छोटा लिख रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11, और जाहिर है इसमें कंपैरेटिव 10 भी आप डाल लेंगे। अब नोट को कोई नंबर दे सकते हैं आप, कोई नंबर दे दें। नंबर 12, 9 पहले सुनाई दिया मुझे, पहले उनका, पहले 9 नहीं 10 पॉइंट जी। नाम इसका क्या है जी, राइट ऑफ यूज। जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट था, बिल्कुल वैसे ही राइट ऑफ यूज। अच्छा, अब अगर नोट बना रहे हैं तो फिर ये वर्किंग यहां पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट से बैलेंस उठाएगा। लेकिन मैंने तो इंडिपेंडेंटली सवाल कराया ना, यानी कि अगर सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स मांगता तो यूं बना देते, लेकिन अगर नोट्स कहे रेलेवेंट नोट्स बना दो, लेसी का सवाल इसी तरह ये सवाल हो, और रिक्वायरमेंट क्या हो, प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव। तो रेलेवेंट नोट्स कौन से हैं लेसी के सवाल में? दो बनते हैं, एक तो लीज का होगा, जाहिर है लीज का टॉपिक कर रहे हैं, और दूसरा लाइक IS 16 राइट ऑफ यूज, लीज एसेट का भी नोट बनता है। ठीक है, तो राइट ऑफ यूज, जैसे IS 16 दो हेड्स बनते थे पीपी के अंदर, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट भी लिख सकते हैं आप,
ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, इसमें आया करता था जनाब ओपनिंग बैलेंस, बस काफ़ी है इस वक्त तो, ओपनिंग, एडिशन और क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद एक्यूमुलेटेड, जरा जगह तंग है, मेरा दिल दूसरा नोट भी यहीं बन जाए। उसके बाद जी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर और क्लोजिंग, और फिर दोनों क्लोजिंग्स को नेट करें तो बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट के फेस पे जाती है। कितना आसान है, पीपी का नोट का बच्चा भी नहीं है ये, लेकिन पता होना चाहिए, बनता है। ओके जी, 2 साल है, 31 दिसंबर 2010 और 31 दिसंबर 2011। अब 2010 के साल में तो ये एसेट लीज पे पहली बार हमने लिया है, ऐसे ही है ना, तो बोलो तो ओपनिंग फिर क्या होगा, 412, ओपनिंग 412 होगा ना। ओपनिंग कहाँ से आ गया, एसेट तो अभी पहले साल ही आया लीज पे, ठीक है। 31 दिसंबर 10 पर राइट ऑफ यूज की ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट या कॉस्ट कह लें, वो क्या है, 0। फिर इस साल के पहले दिन एंट्री कल की थी ना, 412 की एंट्री, वो क्या एंट्री की थी, पहली एंट्री, राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। तो ये राइट ऑफ यूज कॉस्ट यहां से उठाया करेंगे, ये एडिशन है, कितना जी, 412, ठीक है। तो 412 ये आप यूं रेफर कर सकते हैं, वर्किंग 3 से हमने उठाया, तो 412 ऐड हो गया, बस क्लोज हो गया बैलेंस, ना कोई डिस्पोजल ना कुछ, ना रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। ले जी, क्लोजिंग 412, ओपनिंग अक्यूमुलेशन बता दो कितनी है, ओपनिंग कहां से आ गई, पहला साल है, फिर इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनी थी, 103, तो क्लोजिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी बन गई जी, 103, 412 में से 103 गया तो 309। तो यही मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप नोट बना रहे होंगे तो आपको फिर ये इधर वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नोट का रेफरेंस दे देंगे, ऐसे ही है ना। बहरहाल फिलहाल तो मैंने चूंकि अलग बैलेंस शीट बनाई थी, नोट बाद में बनाने आया हूँ, तो इस तरह से देख, कोई मसला नहीं है तो अगले साल का नोट बनाओ, अगले साल में इस नोट को बनाओ, कंप्लीट करो। आज अहमद ने छुट्टी कर ली, नहीं कल नहीं की, कल भी की थी, उसके क्लैश हार थे, पता नहीं क्या बना उस बेचारे का, पूरा ऑनलाइन कर, एक वो कह रहा था कुछ तो ऑनलाइन करना पड़ेगा बेचारा। हाँ जी, हो गया, क्या करने आए हो, मेरे लिए में आए हो, तुम काम क्यों नहीं कर दे, पहले पिछले नोट्स बनाऊंगा, देख लेना थे 4-5 सफ़े छोड़ के, तो ये नोट्स पहले बना लेने थे, डबल काम कर रहे हो अपने लिए। जी बच्चों, छुपाने की जरूरत नहीं है, हाँ जल्दी करें, आंसर निकालें, आ रहा हूं आखिरी लाइन में, अब शुरू कर दो लिखना, तुम शर्म तो नहीं आ रही, पहले लिखना चाहिए था ना, इंतजार कर रहे हो मेरे आने का। छुट्टी कर लो, छुट्टी कर लो। अब रजिस्टर खोल रहे हैं, अब रजिस्टर फर्स्ट डे है तो क्या पहले दिन ही रजिस्टर नहीं खोलोगे, पहले दिन ही काम नहीं करोगे, पिछला नोट रफ सफे ते कर लो नोट, अल्लाह तानू पूछे पहला दिन है, क्यों पैदल आ रहे थे घर से, आउट ऑफ सिटी पैदल आए, 3-4 दिन लग गए। हाँ जी बच्चों, क्लोजिंग ओपनिंग बनाओ, मसला ही कोई नहीं, कोई एडिशन कोई नहीं,
क्योंकि आपने बिल्कुल सही नोट बनाया तो मैं कह रहा था जल्दी करें, डरने की क्या जरूरत है। क्लोजिंग बनेगा ओपनिंग, इस साल की डेप्रिसिएशन भी 103, 206, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 206, तो 412 में से बातें ना करो भाई, 206 माइनस होगा तो फिर 206। वाह, व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। 4 साल एसिड की लाइफ है, 2 गुजर गए तो अच्छा जी। को मसला रिक्वायरमेंट में था, नोट्स नहीं था तो डाल ले। ऑल्सो प्रिपेयर, ये तो कुछ भी नहीं था इसमें, ऑल्सो प्रिपेयर नहीं, along with relevant notes। अच्छा जी, जो दूसरा नोट बनेगा, लेसी का सवाल हो तो जो दूसरा नोट बनेगा वो है लीज का नोट। किसका जी? लीज का नोट। कोई नंबर इसको भी दे दें, अब 12 दे दें, वैसे मैं तो कहता हूँ 22 दे देते हैं। चल ऐसे ही मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कहीं ये नोट कहीं बना होगा फाइनेंशियल में, ये कहीं बना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चा इसको नंबर 1 कह दे, इसको नंबर 2 कह दे, कोई बच्चा पर्चे में कोई नंबर भी ना लगाए, सब चलेगा। ठीक है, मैं तो वैसे बता दूं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दिखाऊंगा तो उसमें नंबर आ रहे होते हैं ना मुख्तलिफ। ठीक है, तो ये ऐसे 22 नंबर पे मिसाल के तौर राइट ऑफ यूज के बाद इंटेंजिबल का नोट आया होगा, उसके बाद फिर बायोलॉजिकल एसेट तो लोगों नहीं है, चलो नहीं है, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट का नोट आया होगा, फिर ऐसे ही एसेट चलते जा रहे होंगे, फिर करंट एसेट्स में स्टॉक आया होगा, डेटर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, और फिर कैश एंड बैंक करते करते फिर कैपिटल शुरू हो गया होगा, फिर कैपिटल आया होगा, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आई होंगी, और फिर कहीं जाके लीज का नोट बना होगा। मैं इसलिए ये 22 नंबर लिख गया, वरना कोई मसला नहीं है, आप इसके ऊपर 11 नंबर 10 नंबर भी लिख सकते थे। एनीवेज, लीज लीज का नोट है। सबसे पहले आपने कुछ अंग्रेजियां लिखनी है। अच्छा, आज से कुछ अटेम्प्ट पहले ना, कुछ 3-4 अटेम्प्ट पहले की बात है, यानी 3-4 दो साल पहले की बात है, मैं ना पहले दिन यहाँ पे लिखवा देता था जो अंग्रेजी लिखनी होती है, उसके बाद मैं लिख देता था इंग्लिश 22.1, इंग्लिश 22.2, आगे नोट जो बनाना होता है। तो एक उसके बाद टेस्ट हुआ तो बच्चे ने पर्चे के अंदर भी ऐसे ही लिखा होता 22.1 इंग्लिश। हालांकि उसका मतलब ये होता था कि जो पहले दिन लिखाई है वो आप खुद लिख लेना, सादा सी अंग्रेजी है, यानी थोड़ा सा आपने लीज के बारे में बताना है यूजर को। ठीक है, तो लिखो इंग्लिश, लिखो जी, द कंपनी हैज entered into a lease agreement as a lessee। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप को FULL इस तरह नहीं लिखना, बस डॉट लगा दे। ठीक है, क्या लिखा जी? द कंपनी हैज entered into a lease agreement as a lessee, full stop। आगे लिखें लीज पेमेंट्स, बल्कि यूं लिखें, सॉरी लीज टर्म इज 4 years, और आसान कर लें, थोड़ी सी ऐसे ही बस ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होती है। क्या कहते हैं इसको? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, लीज टर्म इज 4 years, लीज टर्म इज 4 years। यानी वो पूरा सवाल नहीं छापने बैठ जाना, थोड़ा सा बस ऐसे, ताकि उसको पता लग जाए कि मेरे को कि हाँ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने दे दी है। ठीक है, तो क्या लिखवा रहा था? लीज टर्म इज 4 years एंड rentals are payable annually in arrear, full stop। and rentals are payable annually in arrears, full stop। कुछ बच्चे कहते हैं इम्प्लिसिट रेट भी लिख दें, लिखने वाले लिख दें, बस काफी है इतना भी, 10% इम्प्लिसिट रेट कोई बच्चे भी लिख देते हैं। ठीक है, पर ये इनफ है जितना लिख दिया। ठीक है, तो ये इंग्लिश आपने लिखा करनी है हमेशा। ओके, थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, the company has entered into a lease agreement as a lessee, lease term is 4 years and annual rentals are payable annually in advance।
एरियर्स, सारी, आई एम सारी। नंबर 2 सब नोट इसका बनेगा मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस में आपने क्या शो करना है, जरा ध्यान से देखिएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। अब यहां पर जो थोड़ी देर पहले मैं वो डिस्कशन कर रहा था ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट को कह रहा था कि ये अनडिस्काउंटेड नहीं है, ये डिस्काउंटेड है, और डिस्काउंट इंटरेस्ट को कहते हैं। तो अनडिस्काउंटेड फिर कौन सी वैल्यू बनी? हाँ जी, इंस्टॉलमेंट एक ऐसी वैल्यू है जिसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी, ठीक है। तो इस लीज के, लेसी की लीज के नोट के अंदर आपने यहां मैच्योरिटी एनालिसिस के अंदर कौन सा कॉलम देखा करना है? इंस्टॉलमेंट वाला, क्योंकि हमें क्या चाहिए? अनडिस्काउंटेड। भाई देख लो ना, ये क्या है, इसका टोटल करो जरा, चेक करो जरा, इसका टोटल करो। 108, वो जो यहां पे कल निकाला था, इसका टोटल अगर करोगे तो 520। तो ये क्या है? ये अनडिस्काउंटेड, ये डिस्काउंटेड और ये डिस्काउंट, ठीक है। इसका भी टोटल करो, 520, ठीक है जी, ओके, सही है। हाँ जी, तो अनडिस्काउंटेड फिगर कौन सी है जी हमारे मॉडर्न स्केड्यूल में? इंस्टॉलमेंट की फिगर अनडिस्काउंटेड है, और ये प्रिंसिपल की अमाउंट कौन सी फिगर बनती है? ये डिस्काउंटेड वाली है। डिस्काउंटेड कैसे? ऊपर देख लो, ये 412 प्रेजेंट वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखा था, ये इसी का ही ब्रेकअप चल रहा है, ये 412 ये। तो ये क्या है? डिस्काउंटेड फिगर, ठीक है। और इंटरेस्ट क्या है? वही डिस्काउंट। तो जब हमने मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना है तो उसमें हमने क्या करना है जी? अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज लेने हैं। अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज की मैच्योरिटी एनालिसिस, असल में इसका पर्पस समझिए थोड़ा सा। पर्पस ये है कि हम यूजर को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे होते हैं कि भाईजान, मेहरबान, कदरदान, आप ज़हनी तौर पे तैयार रहें, हमने एक लीज पर एसेट ले रखा है जिसके लिए हमें इस साल में इतने, उससे अगले साल में इतने, उससे अगले साल में इतने पैसे तैयार रखने हैं। कुछ इस तरह से मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हैं। तो वो कैसे बनेगा? अगेन मैच्योरिटी एनालिसिस के लिए भी बिल्कुल बैलेंस शीट के अंदर लीज लायबिलिटी की तरह से क्या करना पड़ेगा आपको? अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे एक लाइन लगानी पड़ेगी। अब फिलहाल मैं नोट बना रहा हूं 31 दिसंबर 2010 का, तो 10 के लिए जरा बताइए मुझे आखिरी पेमेंट ये, बस ये याद रखना है। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी को प्लेस करने के लिए कौन सा कॉलम देख रहे थे हम? प्रिंसिपल का। और नोट के अंदर मैच्योरिटी एनालिसिस मान लेंगे तो कौन सा कॉलम देखेंगे? इंस्टॉलमेंट का, ठीक है। अब बहुत आसान है, लेकिन पहली बार है चीज इसलिए जरा मुश्किल लग जाती है बच्चों को कभी कभी। बहुत आसान है, ठीक है। यहां पे आप खड़े हैं, ये आप खड़े 31 दिसंबर 10 पे खड़े होकर एक साल के अंदर अंदर कितने पैसे पे करने हैं? ये एक साल के अंदर अंदर है, ऐसा ही है, 130। तो इसको हम यूं लिखा करते हैं, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। यानी 31 दिसंबर 2010 पे खड़े होकर हम क्या कह रहे हैं कि लेस देन 1 ईयर हमें 100, यानी एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर हमें कितने पैसे पे करने पड़ सकते हैं? पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, लीज एग्रीमेंट हुआ है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज। अब ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं अपने यूजर को कि 31 दिसंबर 10 के अंदर जो यूजर खड़ा होगा हमसे क्या कह रहे हैं? भाईजान, ये एक साल के अंदर अंदर, अगले एक साल के अंदर अंदर हमें 130 रुपए तैयार रखने लीज के लिए, ठीक है। उसके बाद एक साल के बाद, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर 130 देना पड़ेगा। मतलब इसको यूं बोलते हैं 1 to
2 ईयर्स। एक साल में तो 1 साल के अंदर अंदर ये देने पड़ेंगे, इसके बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर यानी 1 to 2 ईयर्स और कितनी तैयारी करके रखनी है 130 मैच्योरिटी एनालिसिस, ठीक है। 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के अंदर अंदर 2 to 3 ईयर्स। ये कितने हैं जी, अगेन 130 और फिर इसका क्या कर दिया करेंगे ग्रैंड टोटल, तो ये जनाब आपका लेसी खत्म 300 यानी 390 रुपए इस लीज के मद में अभी हमने अगले 3 साल में पे करने हैं टोटल, ठीक है 390। नाउ दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी एनालिसिस। को मसला मुश्किल या आसान? अब किसी 1 साल का नोट आता है नॉर्मली 2 का भी आ सकता था, चलो हमारे सवाल में 2 का है, तो अब 11 में आ गए। 11 में आएंगे तो लाइन आप लोग क्या करोगे, अब हम कैसे लाइन मिटाएं? कोई बात नहीं, आपने पहले इधर लगाई होगी, उसके बाद आपने इधर लगा देंगे, खैर है कोई मसला नहीं, वर्किंग ही है ना आपकी, दोनों लगी रहने देना, कोई मसला नहीं। मैं तो सिखाते हुए इसलिए बार बार मिटा देता हूँ। तो 11 के साल में आए तो अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन, तो लाइन कब कब लगती है? जब बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी लेकर जानी हो, इस कॉलम को देखते हैं, और फिर नोट्स के अंदर लीज का नोट बनाना हो तो उसमें मैच्योरिटी एनालिसिस लेना हो तो फिर इस कॉलम को देखते हो, ठीक है। तो 31 नंबर 11 पे खड़े होके 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर बात खत्म, तो लेस देन 1 ईयर कितना है जी 130, 1 to 2 ईयर्स और उसके बाद है ही कुछ नहीं, लीज रही नहीं। लेकिन अब चूंकि कंपैरिजन में मेरा 10 में आ रहा था इसलिए मुझे यहाँ डैश लगानी पड़ी, ठीक है सही है ना। तो कितना रह गया जी 260, कितना हो गया टोटल 260, ठीक है। चलो ले जी, मुकम्मल है लेसी, इसके अलावा लेसी में अब कुछ नहीं है। लेसी को आपने देखा, लेसी की लीज हो तो वर्किंग 1 में क्या आता है, वर्किंग 2 में क्या आता है, वर्किंग 3 में क्या आता है, जर्नल एंट्रीज में क्या आता है, पीएनएल में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, नोट्स में क्या आता है, बस और कुछ नहीं है। ये लेसी की नॉर्मल लीज है। इसके अंदर अब कुछ चीज़ें हैं जो एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे, कभी आईडीसी आ जाएगी सवाल में, कभी कोई इंसेंटिव आ जाएगा, कभी कोई पेनल्टी आ जाएगी, कभी एडवांस में रेंटल आने लग जाएंगे, कभी एरियर में ही रहेंगे, कभी सेमी एनुअल हो जाएंगे, कभी क्वार्टरली, कभी मंथली, कभी ईयर एंड लीज का डिफरेंट हो जाएगा और फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट होगा। तुमने घड़ी क्यों देखी है? आज जुमा है, आज कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है हैं? अगलों का टाइम है गड़बड़ हो रहा है ना यार, जुमे का भी नहीं पता था अभी, कल वही टेंशन बड़ी रही है मुझे। अच्छा सुने भाई, ये सारा कुछ लेसी का कंप्लीट है, अब इसमें चीज़ें ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये बुनियाद है। तो आपको कोई पूछे लेसी की नॉर्मल लीज तो आप उसको क्या बताएंगे? यहाँ से शुरू हो जाएंगे आप कहेंगे जी लीज पेमेंट लेते हैं, उसका फिलहाल फार्मूला तो लीज पेमेंट में सिर्फ रेंटल्स ही आ रहे हैं और चीज़ें भी आएंगी। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकालते हैं, अमाउंट स्केड्यूल बनाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उसका पीवी ऑफ एलपी होता है। फिर जनरल एंट्रीज भी सीख ली, पीएनएल के अंदर क्या जाता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज़ की। बैलेंस शीट में जाता है राइट ऑफ यूज़, उसकी बुक वैल्यू और लीज लायबिलिटी, करंट और नॉन करंट में तोड़ के। नोट्स के अंदर 2 नोट्स बनते हैं लेसी की नॉर्मल लीज हो तो, एक राइट ऑफ यूज़ का नोट लाइक IS 16, सेम 100% IS 16 जैसा ही है, ठीक है, और लीज का नोट। लीज के नोट के अंदर क्या नई चीज़ है, अंग्रेजी लिखने के बाद मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हैं जिसमें हमने अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज जो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आने हैं उनको शो करते हैं। लीज लायबिलिटी और मैच्योरिटी एनालिसिस, इन दोनों के लिए हम अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा लेते हैं। बैलेंस शीट के अंदर लीज लायबिलिटी प्रिंसिपल वाले कॉलम से निकलती है और नोट के लिए मैच्योरिटी एनालिसिस बनाते हुए इंस्टॉलमेंट का कॉलम यूज करते हैं, बस सही है। कितनी देर की होगी भाई रिकॉर्डिंग? यार इतना टाइम कैसे गुजर गया, मेरे तो ज़हन में भी नहीं था कि ये भी करना है हमने। पहले मैंने सोचा वो तस्वीर मंगवा लूँ, बैलेंस शीट भी बनी हो, फिर मैंने कहा चलो ज़रा अच्छे से कर लेते हैं, लीज जो सारी हो जानी है। अब तो बस छेड़खानी है, कभी इधर कभी उधर, कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी एडवांस कभी एरियर। अभी उसकी डिस्कशन कहते हो तो अभी कर लेते हैं।
सुन लो फिर, नहीं मुख्तसर ही है, बात तो मुख्तसर ही है, लेकिन वो जरा पक्का हो जाए मैच्योरिटी एनालिसिस, तो मैंने कहा था कर लेते। बहरहाल इसको यूं देखा जाता है, लेस देन 1 ईयर, फिर 1 to 2 years, 2 to 3 years, 3 to 4 years, 4 to 5 years, more than 5 years, बस इससे ज़्यादा नहीं। ये बैंड्स आप शो कर लें, यहाँ पे फिर सारे इकट्ठे कर देते हैं, चाहे अगले 50 साल की, ठीक है, ओके। बाकी देखेंगे इसको, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किसी वक्त में। एक और ऑप्शन भी होता है, 3 साल पे ही बस कर लेते हैं आई कैप। बहरहाल मुश्किल ज़रा अंग्रेज़ी लिखता है, हमने आसान वाली अंग्रेज़ी लिख दी है, बस ये ऐसे ही यूज़ करिएगा, ओके। यहाँ पर आई कैप यूँ लिखता है, लेस देन 1 ईयर, फिर यहाँ पे लिखता है लेस मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 2 ईयर्स, बस ये ठीक है, ये ईजी है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ठीक है। बस जहन में ये हो कि हम 31 नंबर 10 पे हैं, तो वहाँ खड़े होकर 1 साल के अंदर अंदर 11 में आ गया, फिर 1 साल के बाद यानी 11 के बाद, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर वो 12 वाला आ गया, फिर 2 साल के बाद, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर वो 13 वाला आ गया। ये इस तरह से बनना था हमारे सवाल के अंदर, ठीक है, सही है। छोड़ेंगे, जब सवाल आएगा तब देख लेंगे इसको भी। अच्छा जी, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में दिया गया था, खैर से कर लिया था, तो इसके एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए होंगे, नहीं बनाए? जर्नल एंट्रीज भी की थी? जर्नल एंट्रीज नहीं की हैं? रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर मैंने कहा था सब कुछ करके आना है, निकम्मो निकटुओ। किस किसने जर्नल एंट्री नहीं, मैंने कहा था एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, सिर्फ एक्सट्रैक्ट कहा था, पा दो मेरे से, पा दो। अच्छा, किस किसने जर्नल एंट्रीज भी की? भाई जर्नल एंट्रीज में एक्सट्रैक्ट से ज्यादा जर्नल एंट्रीज मांगता है इस टॉपिक में, फिर संडे लगाएंगे। चलें खैर, मैं तो एक्सट्रैक्ट्स बनवा दूँ, अब जर्नल एंट्रीज ज़बानी बोल लेते हैं। अच्छा देखें, ये आपकी वर्किंग 1 है, हमारे हिसाब से जो वर्किंग 1 होती है, ये हमारी वर्किंग 2 है, और सवाल आपने चूँकि कर लिया है, आपको भी नज़र आया है, राइट ऑफ यूज़ की कॉस्ट में सिर्फ लीज लाइबिलिटी की पीवी ऑफ एलपी ही है सिर्फ, ठीक है ना। तो राइट ऑफ यूज़, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़ जो है, उसमें पीवी ऑफ एलपी 32,743, ठीक है। अच्छा, चलें फटाफट फिर अब एसओसीआई के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। किस किस साल के मांगे गए हैं? बस 11 के बना देते हैं, ठीक है। आपने कौन से साल के बनाए थे? हैं? 5 साल के बनाए हैं। ये किस किस ने बनाए? चलो अच्छा हो गया, अच्छी होगी प्रैक्टिस, ठीक है। चलें खैर, मैं सिर्फ 2011 के साल के एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ और नोट बना रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काम इसी में ही करना पड़ना है ना, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2011 पीएनएल के अंदर क्या आएगा? राइट ऑफ यूज़ की डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज। ले जी, एक्सट्रैक्ट्स बनने को तैयार है, कोई बनाने वाला तो हो। अच्छा जी, तरतीब से शुरू होते हैं। सबसे पहले आसान नंबर, राइट ऑफ यूज की डेप्रिसिएशन और फिर उसकी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में, ठीक है। तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट क्या है? 32,743।
अब पूरे सवाल में सिर्फ उसने क्या बताया हुआ है, 5 साल की लीज टर्म है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया, ठीक है। तो अच्छा एक मजे की बात बताऊं, चलो यहाँ पे ये भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर मुझे सिर्फ 11 के एक्सट्रैक्ट्स चाहिए, 11 की एंट्रीज तो आपने की नहीं ना सारी जिंदगी की, सिर्फ 11 के अगर मैं एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाह रहा हूं तो मेरे लिए इनफ है ऊपर वाली वर्ग की। सिर्फ 11 के लिए मुझे 11 और 1 12 इनफ है। 12 क्यों? हाँ, बैलेंस शीट बनाते हुए लायबिलिटी का करंट नॉन करंट तोड़ने के लिए अगली लाइन देखनी पड़ती है, तो लेकिन नहीं याद रहा उस वक्त भी तो कोई नहीं, 11 के एंट्रीज मांगी सवाल में उसने, 11 का नोट मांगा उसने, तो सिर्फ 11 कर लें। आगे जब बैलेंस शीट पे गए ओहो 12 भी चाहिए तो एक लाइन और बना लेना, मसला क्या है। लेकिन पागलों की तरह सारा काम करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी तो पागलों की तरह करें, अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, लेकिन फिर पर्चे के लिए रिक्वायरमेंट को आपने ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब डेप्रीसिएशन 32,743 की 5 साल के हिसाब से होगी, तो यहाँ पे आए हमने यहाँ पर लिखा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 32,711 नहीं यार 743 कह रहे हो आप, वाह कौन बोला 43? पठान होगा ना, मुझे लग रहा था पता जी, वही ना 43। हाँ जी बोलो। 5 पूरे साल की डेप्रीसिएशन जी 4 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया। नॉन करंट एसेट्स के अंदर राइट ऑफ यूज बुक वैल्यू शो करनी है राइट ऑफ यूज की, तो कॉस्ट है इसकी 32,743 माइनस 6549। आंसर क्या आ गया है? अब सारी ना पछ तो बोलो, मेहरबानी करो, तुम पठानों ने आगे लगा लिया मुझे जी। 219 मैं फिर शुरू हो गया ना, पंजाबी भी नहीं बोलनी फिर मैंने, फिर बैठे रहना फिर मुंह उठा के, हाँ ना। अच्छा जी, राइट ऑफ यूज और उसकी डेप्शन हो गई। दूसरी चीज क्या है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस। क्या चाहिए इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए? हमें एक उंगली और एक अंगूठा, ठीक है। हमारा साल है 11, यकम जनवरी 11 से, इधर देखो करीब आ गए, यकम जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11 तक, ये एक साल हमारा रेलेवेंट साल है। इस साल का इंटरेस्ट जो है वो ये, और इस साल के एंड पे पे भी हो रहा है, ठीक है। तो 5239 हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस है। वर्किंग नंबर 2 मैंने कह दिया ना, इसको कह दिया ना, हाँ। तो 5239, और अगर ये इंटरेस्ट इस साल का है लेकिन इस साल के एंड पे पे ना हुआ होता तो वे बैलेंस शीट में पेबल, लेकिन एक्सपेंस तो बुक होना था क्योंकि अब साल गुजर चुका है, एक साल लोन या एसेट इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इंटरेस्ट पे नहीं किया तो पेबल रिकॉर्ड करें, पर पे भी कर दिया। एरियर वाले सवालों में पे हो जाता है साल के आखिरी दिन, एडवांस वाले सवाल अभी करते हैं शुरू, उनमें मसला होगा। एनीवेज, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हो गया। अब रहेगी जनाब लीज लायबिलिटी, तो उसके लिए क्या चाहिए जी? हमें अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे एक लाइन चाहिए, तो ये लाइन हमने लगा दी जी। अब इस लाइन से ऊपर क्या है? पेड, नीचे क्या है? पेएबल। अब बैलेंस शीट में लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी को शो करना है, तो ये लीज लायबिलिटी है ना, ये, हाँ ये नहीं है, ये तो अनडिस्काउंटेड फिगर है, हमें डिस्काउंटेड फिगर चाहिए। लीज लायबिलिटी तो पीवी ऑफ एलपी पर रिकॉर्ड हुई थी, प्रेजेंट वैल्यू तो यही ये फिगर प्रेजेंट वैल्यू तो ये 32 है, ठीक है। वो तो लीज पेमेंट्स है पूरी, पता नहीं कितनी इंस्टॉलमेंट्स है। अब यहां पर तो काम चल गया, ठीक है। प्रिंसिपल, ये करंट पोर्शन आ गया, और ये हमारा क्या बन गया? नॉन करंट जी। तो लीज लायबिलिटी और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, ठीक है जी। तो वर्किंग नंबर 2, और यहां भी वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस, तो 5523 और 22, ठीक है। तो मसला, अगली बात, नोट्स
कौन कौन से नोट बनेंगे जी? नोट्स अगर बनाए तो पक्का कर लेना, पक्का कर लेना, बस जांच रहे हैं अब इसे, ठीक है। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011 ही बस कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा नोट नंबर ऐसे ही 8, राइट ऑफ यूज, क्या नंबर 1 ही रखें? तो फिर 1 नंबर रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मैं बदलता रहता हूँ, कभी कुछ कभी यूं कर लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर हुआ करेगा वही लिख लिया करेंगे, ये भी ठीक नहीं। अब ये लिखा गया, अब गुजारा करो, फिर कुछ डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग। ये नोट तो नहीं ना बनाया हुआ था आपने, स्टेट्स बनाए थे ना, नोट रह गया था ना, चलो कोई बात नहीं, अब नहीं रहा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर और क्लोजिंग। जी मेरे बच्चों 31 दिसंबर दाल दल कच्चो 2011 रिलीज स्टार्ट हो रही है। मज़ा आए, ये आसान लग रहा है, लेकिन ऐसे ही किसी सवाल के अंदर वो 2-3 साल बाद जाके दरमियान में खड़ा कर दे, करते हैं ऐसा भी कुछ सवाल। चलो फिलहाल इसको जरा कर ले जी। 32,000 कितना था? 32,743, याद आ गया, 43 तो याद आया, ठीक है। तो क्या बन गया जी क्लोजिंग? 32,743, ठीक है जी। उसके बाद कोई ओपनिंग में डेप्शन नहीं पड़ी हुई थी, और ये 6549 की डेप्रिसिएशन आई, तो यही आपकी क्लोजिंग डेप्रिसिएशन बन गई। और बुक वैल्यू आपकी अब नजर आ रही है किताबों में 26,194, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपका पीपीई का नोट बना करता है। बल्कि यार अच्छा लग रहा है मुझे भाई का मशवरा। नंबर 1 राइट ऑफ यूज, नंबर 2 लीज। इससे ये ज़रा याद हो जाएगा कि लेसी का सवाल हो तो 2 नोट बनते हैं, नंबर 1 राइट ऑफ यूज, नंबर 2 लीज, ठीक है ना, ये ठीक है, ओके। वैसे एक्चुअल में तो आप जिस तरतीब में फाइनेंशियल स्टेटमेंट चल रही होंगी उसी में बनाएंगे, ठीक है भाई। ये पूरा कर लूँ फिर करते हैं पार्ट 2। अब 2.1 इंग्लिश नहीं लिखूंगा, इंग्लिश द कंपनी पूरा लिखे आप, बोल पूरा ही लिखा गया। कहाँ था? इधर था, 4 पे था। हाँ जी, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एज अ लेसी, लीज टर्म इज 5 years, एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर, आई थिंक, ठीक है। 2.2 क्या बनाएंगे जिसके बाद? मैच्योरिटी एनालिसिस। जो क्या चीज का होगा, किस चीज का मैच्योरिटी एनालिसिस होगा? कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोस। लो जी, मेरा तो एक लाइन से पूरा आ गया, पर्चे में ना ऐसे लिखा है, ओके। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यही आपकी जो लाइन लगी हुई है, लाइन तो यही यूज होगी, लेकिन कॉलम कौन सा यूज करना है? अब यहाँ पे एक मसला है, पहले दिन वैसे ये चीज सिखानी नहीं चाहिए, फिर किस दिन सिखा देंगे, अब मिटा देता हूँ। जबानी वैसे कर सकते हैं, 1 साल गुजर चुका, 5 साल की लीज है, तो कोई बात नहीं, अगर स्केड्यूल पूरा नहीं बना हुआ तो आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालकर मैच्योरिटी एनालिसिस फिर बना सकते हैं। ये बड़े सवालों के लिए कह रहा हूँ, जिनमें 20 साल 25 या 20 या 25 किस्तें आगे होंगी, तो सारा स्केड्यूल तो हमने नहीं बनाया होगा, नोट ऐसे ही डायरेक्ट बनाना पड़ सकता है। तो सोच कर लेना, सोचें सोचें 11 पे खड़े होकर 10,000 तो हो गया रीपे, बराबर किस्तें हैं, 5 टोटल थी, 4 रहती हैं, 1 नजर आ रही है तो 3 उससे आगे,
लेकिन चलो जरा पहला दूसरा दिन है, अभी बहुत बहुत बचपन है आपका इस टॉपिक का, तो फिलहाल मैं इसको सामने कर देता हूं। यानी बैलेंस शीट के लिए तो मुझे अगलों की जरूरत ही नहीं थी, हाँ नोट के लिए या तो पूरा बना लेंगे अब। अच्छा लेट्स से एक और काम हो सकता है, ठहरो 1 मिनट। यानी मुझे जरूरत पड़ी मुझे जरूरत पड़ गई जनाब इसकी नोट बनाने के लिए, ये थोड़ी सी ना अगले भी उनकी, तो पूरा स्केड्यूल तो फिर भी ना बनाए। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी एनालिसिस के अंदर तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट का कॉलम आना है। तो अगर कोई फंस गया है, नहीं समझ आ रही, नहीं यार ज़बानी मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे ज़बानी सोचूं, तो और नहीं तो सिर्फ पहले 2 कॉलम्स को प्लॉट कर ले, उसमें तो कोई टाइम नहीं ना लगना। क्या ख्याल है? आगे मसला तो आगे आता है, फिर बैलेंस पकड़ो, फिर इंटरेस्ट लगाओ, फिर माइनस करो, फिर फिगर लिखो, उस पर टाइम ज़ाया होता है। इसमें तो इतना नहीं होता, नोट के नंबर भी होंगे इसमें मैच्योरिटी एनालिसिस के, तो चलो अगली इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट कर लो, 1 मिनट लगना है फटाफट। अब फिर आसान हो गया। अब खड़े 31 दिसंबर 11 पे हैं, यहां पे खड़े हो गए 1 साल के अंदर अंदर 10,000, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर 2,000 जी, तो लेस देन सिर्फ 31 दिसंबर 11 के लिए बना रहा हूं आज, लेस देन 1 ईयर कितना जी? 10,000 1 to 2 years 10,000 बराबर है ना? बराबर है, इतना आसान काम है, मुफ्त के नंबर ना लेना, आसान काम है, छोड़ के आ जाना। फिर 2 to 3 years 10,000, कितना आसान है यार ये लीज का टॉपिक, सचमुच आसान है। 80-90% मार्क्स तो खाम खा आ जाते हैं। चलो कोई पॉइंट रह भी जाता है, बंदे को परिचय में नहीं समझ आता, भूल भी जाता है, पर इसका मतलब ये कतन नहीं हुआ करता कि आप फेल ही हो जाएंगे उस पेपर में। कितना जी? 40। और मैंने अगली बात ही बता दी है, इसके बाद 4 to 5 आ जाता, और फिर मोर देन 5 करके जितने मर्जी हो वो कर देना है। ओके, ले जी, गर्मा गर्म नोट तैयार विद एक्सट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? ओके, चलें जी, अब पार्ट 2 शुरू करें।